नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान में बीजेपी का महामंथन, प्रदेश कार्य समिति की बड़ी बैठक, सांसदों मंत्रियों का सम्मान और आने वाले उपचुनावों को लेकर रणनीति, सत्ता और संगठन में कैसे तालमेल रखा जाए इसकी एक तस्वीर। तमाम प्रयासों के बीच कौन नहीं पहुंचा इस बैठक में, इसकी लेकर भी चर्चा। तो कुल मिलाकर इस बैठक में क्या कुछ निकल कर सामने आया, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। नमित जैन बीजेपी के प्रवक्ता, राजकुमार जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, सनी सेबेस्टियन जी वरिष्ठ पत्रकार, राकेश वशिष्ठ जी वरिष्ठ पत्रकार, वेद माथुर जी राजनीतिक मामलों की जानकार। तो नमित जैन हमारे साथ जुड़ते, तब तक मैं शुरुआत राजकुमार मीणा जी से करती हूँ। राजकुमार जी, नजर तो रखते होंगे आप, क्या कुछ हो रहा है बैठक में, कौन पहुंचा कौन नहीं पहुंचा, क्या चर्चाएं हो रही हैं, क्या है? बीजेपी इतनी बड़ी बैठक कर रही है, चिंता होती है आपको? जी, हमें तो कोई चिंता होती नहीं है। बीजेपी अपनी बैठकें खूब करे, उनकी बैठक में कौन आ रहा कौन नहीं जा रहा ये उनका विषय है। हम क्यों नजर रखेंगे उनके ऊपर? हमें उनके ऊपर किसी भी प्रकार की नजर रखने की कोई आवश्यकता नहीं। ये उनका अंदरूनी मामला है कि उनकी बैठक में कौन आता है, क्या विचार विमर्श होता है, क्या आगे की रणनीति रहती है, ये तो बीजेपी के प्रवक्ता ही बता पाएंगे। हम हमारी पार्टी का जरूर बता सकते हैं, अगर आप हमारी पार्टी के बारे में कुछ पूछो तो। जी जी जी, जब आप विपक्ष में हैं और सत्तारूढ़ पार्टी उपचुनावों को लेकर इतनी तैयारी कर रही है, तो आपकी तैयारी का क्या स्थिति है, ये समझने के लिए भी आपको नजर रखनी होती है। जी मीना जी, बिल्कुल बात आपकी सही है, लेकिन नजर उतनी भी अब उनके कमरे के अंदर क्या चल रहा है, क्या बातें हो रही, ये हमारे पास नहीं। बाकी हम हमारी तैयारी बिल्कुल मजबूती तौर पे, हम हमारे कार्यकर्ता हुए लोग जाने लग गए, हमारी कमेटियां बन चुकी है और उपचुनाव के हिसाब से हमारी तैयारियां पूर्ण रूप से तैयारी। आपकी पूर्ण रूप से तैयारियां हैं, बीजेपी अपनी तैयारियों को लेकर बैठक कर रही है। बैठक में हमारे साथ नमित जैन भी जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता बैठक से ही आ रहे हैं लगता है। नमित जी, क्या निकला मंथन? जी मीना जी, देखिए, आज जो भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति थी वो कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी। कार्यकर्ताओं को लेकर ये मीटिंग रखी गई थी। पूरे प्रदेश भर से मंडल स्तर के कार्यकर्ता, मंडल अध्यक्ष और मंडल महामंत्री, वो सभी लोग भी आए थे। लगभग 8 से 9 हजार कार्यकर्ता एक जगह इकट्ठे हुए हैं और हमने आगे की रणनीति पर चर्चा करी है। हमें आगे कैसे क्या करना है। राजस्थान में हमारी सरकार है, केंद्र में हमारी सरकार है, और इसके अलावा जो आने वाले उपचुनाव है, पंचायती राज चुनाव है, और एक तरह से प्रदेश स्तर पे जो विचार विमर्श किया जाना चाहिए वो विचार विमर्श हुआ है। और कार्यकर्ताओं को जो दिशा निर्देश दिया है प्रदेश अध्यक्ष जी ने, और जो हमारे शिवराज सिंह चौहान जी जो अतिथि थे वो आए, उन्होंने दिया। इसके अलावा जितने भी बड़े पदाधिकारी थे, सबने सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और उनमें नए जोश का संचार किया। जी, तो नए जोश का संचार किया। जीत का मंत्र क्या दिया इन्होंने, शिवराज सिंह चौहान जी ने? जी, जीत का मंत्र तो जीत तो चल रही है। उन्होंने तो धन्यवाद दिया सभी कार्यकर्ताओं का। जिस तरह से विधानसभा में सभी कार्यकर्ताओं ने अच्छी मेहनत करी और लोकसभा चुनाव में अच्छी मेहनत करी, उसको लेकर उन्होंने धन्यवाद दिया और आगे के लिए कहा कि हमें तैयार रहना है हमेशा। जनता की जो मुद्दे हैं, जो जनता की बात है, वो सरकार से करनी है। हमें सरकार तक पहुंचानी है और सरकार की जो योजनाएं है वो जनता तक लेकर जानी है। उनको बताना है कि हमारी सरकार की ये योजनाएं चल रही है, आप इस तरह से इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस बारे में शिवराज सिंह चौहान जी ने बताया कि कार्यकर्ता ही सब कुछ करता है और वही बात बता सकता है। सरकार योजना ला सकती है, लेकिन उसको धरातल पर ले जाने का कार्य कार्यकर्ता करता है। तो ये कार्य हमको करना है, हाथ बांध कर नहीं बैठना है और लगातार जो हमारा जो जनसेवा का जो संकल्प है भारतीय जनता पार्टी का, वो हमें पूरा करना है। इसको लेकर हमें हमेशा सजग रहना है। जनता को परेशानी नहीं हो, किसी तरह की समस्याएं नहीं हो, और जो कोई समस्या है वो आपको ऊपरी स्तर तक पहुंचानी है, जो प्रदेश स्तर तक पहुंचाकर उसको सरकार से इसका निवारण करवाना है। जी, तो सत्ता और संगठन में सब कुछ ठीक है, तालमेल बेहतर है? नमित जैन जी समझे नहीं। सनी सेबेस्टियन जी आपके पास आती हूँ। नमित जी आपके पास वापस आऊंगी। सनी सेबेस्टियन जी, एक बात तो ये कि सत्ता और संगठन में यहाँ पर भी शुरू हो चुका है गतिरोध जो है, और दूसरी बात ये कि
वसुंधरा राजे ऐसा फैक्टर है जिसकी चर्चा नहीं हो, ये संभव नहीं है, कम से कम आज की तारीख में राजस्थान की राजनीति में। कल उनकी एक तस्वीर मुकेश अंबानी के घर से आई, तब भी चर्चाएं इस तरह की हुई कि भाई आप बजट में नहीं आए और मुकेश अंबानी की यहाँ शादी में आपकी उपस्थिति है। आज की बैठक में आपके पास क्या किस तरह का फीडबैक है? नहीं, एक तो आज का दिन का एक पैराडॉक्स ये है, जब सिविक बॉडी इलेक्शंस के लिए और बाइपोल्स के लिए पार्टी प्रिपेयर हो रहा है, इनिशियल जो है मीटिंग आज दा, और सीनियर लीडर्स आया, शिवराज सिंह चौहान जी भी आए और मंत्रण भी दे रहे। ये आज का रिजल्ट देखो, आज का बाइपोल रिजल्ट बीजेपी के लिए ज्यादा जो है एनकरेजिंग नहीं है। ये वाला सेट बाइक वाला दिन इतना इंथुजियाज्म वर्कर्स में होंगे क्या? एक तो ये है। अच्छा, दूसरा, शिवराज सिंह चौहान जी दिल्ली से आया, कभी भोपाल से तो नहीं आया, कभी भी भोपाल से क्यों नहीं आया? कभी भी 18 साल शायद सीएम रहे हो। मेरे मेमोरी में रिपोर्टिंग टाइम में मेरे को एक बार भी याद नहीं आया शिवराज सिंह जी आया है यहाँ राजस्थान में। पार्वती नदी का जो पानी रोकने का कोशिश किया, उसके अलावा कुछ नहीं किया। उनके खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन कोई राजस्थान से नेबरिंग स्टेट होने के बावजूद किसी कोई तालमेल यहाँ से भी किया नहीं होगा। और राजस्थान और एमपी में ज्यादा जो मित्रता, बहुत अच्छा मित्रता हो सकता था, जॉइंट एक्शन भी हो सकता था, स्पेशली पानी वाटर शेयरिंग, तो चंबल नदी वगैरह का भी उस तरह का, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं। सेंटर में जाने के बाद आ गया, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा बात अच्छी है ये तो। और ये ग्रुपिज्म इस लेवल के जो मंत्रण से या डिस्कशन से खत्म होने वाला नहीं है। वो तो उसका रूट कॉज और कुछ है, वो रूट कॉज में नहीं जाएगा तो डिविजन्स तो रहेगा ही। उसके लिए ड्रास्टिक जो अभी का जो अप्रोच चल रहा है, अभी का लीडरशिप चल रहा है, और उसमें से कॉन्फ्लिक्ट तो है, इनहेरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स है। वो अगर नहीं हटाएगा तो फिर ज्यादा गुंजाइश नहीं है ग्रुपिज्म मतलब जो है उसमें सुधारने का स्थिति तो अभी तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, अगर शुरुआत किया तो अच्छा है। हाँ, इसका मतलब आपने जो कहा कि शिवराज सिंह इससे पहले कभी नहीं आए, तो अभी क्यों आए, इसको लेकर किस तरह की चर्चाएं हैं सनी सेबेस्टियन जी? जी, कुछ ऊपर से कहने पर आया होगा एक तो, या उनको ज्यादा जो है लीडरशिप का इस तरह का जो पार्टी के कहने पर ही आया, वो तो मतलब क्लियर है ही, लेकिन खुद को और संदेश क्या है? पार्टी के कहने से है, लेकिन संदेश क्या है? उनको यहाँ भेजने के मायने क्या है, मतलब क्या है? वसुंधरा राजे पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, कार्य समिति की बैठक है, राजस्थान में सर्वोच्च नेताओं में से एक हैं, उसके बाद वो नहीं है, और शिवराज सिंह मंच पे सबसे प्रभावी, मतलब मुख्य वक्ता, आज के मुख्य अतिथि, तो इसका संदेश क्या है? नहीं, वसुंधरा जी के ऑप्शंस में शिवराज सिंह जी आके भाषण देने से कुछ नहीं होगा यहाँ तो। और वो एक्सेप्टेड लीडर तो राजस्थान के लिए बहुत बड़ा लीडर तो है ही नहीं। ठीक है, बहुत बड़ा लीडर है तो उनका स्टेचर बहुत हाई है और काबिल भी है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन यहाँ कोई ज्यादा रेलेवेंस नहीं दिख रहा है मेरे को तो। और वसुंधरा राजे को अवॉइड करके या खुद जो उन्होंने मतलब वो स्वेच्छा इस तरह का किया होगा वसुंधरा जी ने, लेकिन ये जो एक्सरसाइज का ज्यादा वो मीनिंग नहीं रहता फिर। और इस तरह का जो है ग्रुपिज्म खत्म करने का जो कोशिशें चल रहे हैं, वो उसमें कोई ज्यादा मतलब ही नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता। राजस्थान की राजनीति में जो गुटबाजी इस वक्त बीजेपी सामना कर रही है, भले ही खुले रूप में उस रूप में नहीं है जैसा कि पिछले अशोक गहलोत जी के टेन्योर में कांग्रेस पे दिखती थी, वो खुली थी, यहाँ पर थोड़ी पर्दे के पीछे है। धीरे धीरे कुछ छेद उसमें नजर आते हैं। तो राकेश वशिष्ठ जी, वो जो छेद हैं, वो जब एक साथ उनसे सबसे पानी निकलेगा तो फिर बहाव मुश्किल हो जाएगा संभालना। देखिए मीरा जी, ये शिवराज सिंह चौहान का आने का मकसद
ऐसा नहीं है कि वो एक ही मीटिंग में सारा कुछ कर गए हों। कार्यकर्ताओं की मीटिंग में तो कुछ हो भी नहीं सकता। ये केवल फॉर्मल मीटिंग्स होती हैं। उसका उद्देश्य केवल ये होता है कि जो कार्यकर्ता हैं पार्टी के, वो थोड़ा एक्टिवेट हों और एक साथ आए, एक साथ बैठें। ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने कार्यकर्ताओं से कोई बात सुनी हो। ऐसा भी नहीं है कि वो कार्यकर्ताओं को बीच और नेताओं से उनकी कोई अलग से कोई बातचीत हुई हो। मेरे पास तो इस बात की कोई जानकारी है नहीं। अभी मैंने कुछ पता करने की कोशिश भी की थी, जयपुर फोन करके इनके सूत्रों से जो है जी ये बात जरूर लगा कि वसुंधरा जी को वो आ गई बाद में, पहले तो नहीं थी लेकिन बाद में आई। और ये बात तो आप निश्चित हैं। देखिए ये बात तो वसुंधरा जी भी समझ रही हैं और पार्टी के कार्यकर्ता भी समझ रहे हैं कि अब वसुंधरा जी का बूस्ट होना बड़ा मुश्किल है। अब जब तक वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, चल रही है, आगे क्या हो ईश्वर जाने, पार्टी वाले जाने। लेकिन जिस तरीके से दोनों चुनावों के दौरान, लोकसभा विधानसभा चुनाव के दौरान उनका जो एक्ट रहा, वो ऐसा नहीं था कि वो कुछ समझौता करने के मूड में है। और जो रिजल्ट लोकसभा के आगे तब उन्होंने कोशिश की और वो इस बात की कोशिश थी कि अपने बेटे को मंत्रिमंडल में शामिल करा सके। तो वो भी उसमें वो आपने भी वो वीडियो देखा होगा, जिस तरीके का एटीट्यूड वहाँ नेता चुनाव के दौरान दिल्ली के अंदर हुआ। ये 3 बार धक्के खा के अलग हटी और इनसे मोदी ने बात नहीं की। हालांकि इनके बेटे ने उनके चरण स्पर्श किए, बातचीत नहीं थी। तो इस अब सवाल है कि 5 उपचुनावों का, अब इन 5 उपचुनावों की डगर बड़ी कटीली है बीजेपी के लिए। पहला कारण तो यह है कि ये 5 सीटें विपक्ष है। 3 तो कांग्रेस की हैं, एक हनुमान बेनीवाल जी की है, एक जो है आपकी बांसवाड़ा वाली उनके है, जो वहां आदिवासी पार्टी है उसकी है। अगर इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि ये इन 5 सीटों में से कुछ सीटें जीतने में अगर सफल हो जाते हैं तो इनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और हालांकि हम इस बात की चर्चा जरूर कर रहे हैं, लेकिन इस बात का संदेश, अगर चुनाव नहीं जीते 5 में से, तो इनका संदेश बड़ा खराब जाएगा। जैसे संदेश गया, हालांकि अब आप भी देखिए बंगाल में जनरली होता है क्या कि रूलिंग पार्टी का आज 9 सीट के उपचुनाव के जो नतीजे आए हैं उसमें बीजेपी को सिर्फ एक सीट, बीजेपी कुल 9 सीट के नतीजे आए, टोटल 9 सीट के नतीजे आए, जिसमें 4 कांग्रेस, 3 टीएमसी, 1 आप और 1 बीजेपी। नहीं, 13 के आगे उसमें जो 2 सीट बीजेपी की हैं, एक हिमाचल प्रदेश से, एक मध्य प्रदेश से, है कि नहीं? हालांकि ये कोई नहीं, क्योंकि जनरली होता है क्या कि जिस स्टेट में चुनाव होते हैं वहाँ रूलिंग पार्टी का दबदबा रहता है और रूलिंग पार्टी के सारे सामदाम रखते हुए उसको रिजल्ट रहते हैं। यहाँ स्थिति दूसरी होने वाली है। अब जैसा कि आप जैसा कह रही है, डिस्कशन में भी आ रहा है कि संगठन और सरकार के बीच इतना बढ़िया कोई सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है और रिजल्ट्स भी कोई लोकसभा के जो उम्मीदों से कहीं बिल्कुल विपरीत गए। भाजपा की जो उम्मीद कर रही थी उस पर भी अच्छा, अभी भजन लाल जी की मैं नहीं समझ पा रहा कोई ज्यादा पकड़ भी अभी मजबूत हो पा रही है। और चुनाव घोषणा हो जाने के बाद अगर इनमें से चुनाव हारते हैं, बीजेपी चुनाव हारती है, तो ये सारी डिस्क्रेडिट पार्टी के साथ साथ भजन लाल जी को भी जाएगी। ये अगर एक आध सीट अकस्मात जीतने में सफल हो जाते हैं तो हो सकता है कि इनका कद जो है थोड़ा और मजबूती इसको प्रदान हो। ये सारी बात है। अब मैं समझता हूँ, मैं सैनी सेबेस्टियन साहब की एक बात के मैं थोड़ा अलग हूँ। इन्होंने कहा कि भोपाल में थे तब क्यों नहीं आए, अब क्यों नहीं आए। भाई पार्टी कैडर में आप भी जानते हैं, पार्टी हाईकमान जो आदेश करता है उस नेता को जहां भेजता है जहां उसकी आवश्यकता होती है। शिवराज सिंह चौहान पार्टी के बड़े कद्दावर नेता हैं और मैं समझता हूँ कि आज वसुंधरा राजे जो मीटिंग में पहुंची हैं, या तो उनके शिवराज सिंह जी के खुद के प्रयास हो या कैसे भी हो, चाहे बाद में थोड़े समय के लिए गई हो, वो उन्होंने अटेंड की, तो वो ये कारण भी हो सकता है कि शिवराज सिंह चौहान के प्रयासों से वो आई हो। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान के मध्य प्रदेश से और वसुंधरा जी से उनके पहले से बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, इस कारण भी आना हो सकता है। तो ये भी एक जो भाजपा का जो भ्रम, भाजपा के प्रति जो भ्रम था वसुंधरा जी को, उसको तोड़ने के लिए भी आवश्यकता। एक शायद दिया कुमारी जी नहीं आई,
दिया, मुझे ये पता नहीं क्यों नहीं आई, कैसे नहीं आई। हाँ, लेकिन नहीं, उनकी मदर की तबीयत बॉम्बे खराब है, ये मुझे मालूम है, तबीयत खराब है, तो इसलिए इस तरह के आयोजन में कोई ज्यादा आउटपुट निकलेगा इसकी संभावना कम है। अब इनके नेताओं से क्या बात हुई क्या नहीं हुई शिवराज सिंह जी की, ये तो अभी आप निकल के आया नहीं, ये तो निकल के आएगा जब पता लगेगा। लेकिन एक घटना जरूर हुई आजकल तो सबसे ज्यादा जो निकल कर आने का जरिया है वो है सबके सोशल मीडिया हैंडल्स, और बहुत मतलब बाढ़ की तरह सोशल मीडिया पर कौन सी चीजें वायरल करनी है, कौन सी तस्वीरें भेजनी है, कौन सी नहीं। तो वो जब हम देखते हैं तो वसुंधरा राजे के सोशल मीडिया हैंडल पर अभी कोई जानकारी नहीं है कि वो कार्य समिति की बैठक में गई, किससे मिली, क्या कहा। बीजेपी के जो हैंडल है उन पर भी वसुंधरा राजे को लेकर कोई जिक्र नहीं है। हालांकि बाकी लोगों ने क्या कुछ किया, संबोधन रहा, तो संबोधन में भी उनकी जगह नहीं थी, ये भी लगभग स्पष्ट है। तो मुद्दा ये है कि वो एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर सत्ता और संगठन में 5 सीट है, 5 सीट में जहां कांग्रेस और पूरा अपोजिशन ताकत लगाएगा, वहीं बीजेपी के लोग भी अगर ताकत लगाएंगे भजनलाल शर्मा को विफल करने के लिए, तो फिर तो ये उपचुनाव लगभग तय कर देगा कि राजस्थान बीजेपी में पार्टी के भीतर क्या चल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, इतनी जल्दी कोई निर्णय नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये पहले से 5 सीटें विपक्ष के पास है। अगर इनमें से कोई एक आध सीट भी बीजेपी के पास होती और चुनाव आ जाती तो इसका नेगेटिव असर पड़ने वाला था। लेकिन अगर ये पॉजिटिव होगा कि अगर इनमें से कोई एक आध सीट अगर बीजेपी चुनाव जीत जाती है तो इसकी क्रेडिट जो है भाजपा को निश्चित रूप से मिलेगी, यहाँ के संगठन को मिलेगी, यहाँ की सरकार को मिलेगी। अभी मैं एक टीवी पर भी देख रहा था, एक जो उल्लेखनीय जो बात हुई, भजनलाल जी पर यह आरोप लगता है कि आमतौर पर कार्यकर्ताओं से थोड़े कटे रहते हैं। अभी जो मैं समाचार भी देख रहा था इसके राजस्थान के चैनल्स पर देखा तो उन्होंने कार्यकर्ताओं के जो लोग जा रहे थे उनको उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी, उन लोगों से बातचीत करी, उन लोगों से सारी गई। दूसरी बात, उन्होंने मीटिंग में जो एश्योर किया लोग अपने कार्यकर्ताओं को कि अब कार्यकर्ता कभी भी मुझसे मिल सकते हैं और कार्यकर्ताओं को कोई काम नहीं मिलेगा। अब तक लोग इनका भजनलाल जी के ऊपर ये आरोप लग रहे थे कि कार्यकर्ताओं से कटे रहते हैं और अपने सरकारी कामों में ज्यादा व्यस्त रहते हैं। अब आगे क्या उत्पाद रहा ये तो पता लगेगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे थोड़ा कार्यकर्ताओं में जोश भी आता है, एक्टिविटी होती है, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। 8-9 हजार कार्यकर्ता मंडल तक के आए, अध्यक्ष मंत्री सारे आए, उनकी क्या बातचीत थी, अभी तो धीरे धीरे निकल के आएगा। क्योंकि आपसे जब मेरे पास मैसेज आया तो मैंने पता करने की कोशिश की कि हुआ क्या जयपुर फोन करके, क्योंकि जब डिबेट में भाग लेना तो थोड़ी जानकारी तो होनी चाहिए इसमें सारी बातें। बिल्कुल। और भजनलाल जी तो दरअसल कार्यकर्ताओं की अहमियत भजनलाल जी नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। वो तो कार्यकर्ता ही, पूरा जीवन कार्यकर्ता के रूप में ही उन्होंने संगठन को अपना दिया है। और ये बात उन्होंने कही अपने भाषण में, उन्होंने कहा कि आप कहते हैं कि कार्यकर्ता वक्त नहीं होती, मैं उदाहरण हूँ कि जो कार्यकर्ता की वक्त होती है कि नहीं होती है। अगर मुझे नाम घोषित हुआ तो मैं समझा ही नहीं कि किसके लिए मेरे नाम घोषित कर रहे हैं, किस काम के लिए कर रहे हैं। तो इस तरह के कार्यकर्ता कर रहे हैं। बिल्कुल। वेद माथुर जी के पास चलते हैं। वेद माथुर जी, इतनी बड़ी बैठक बीजेपी ने आज की है, सत्ता और संगठन दोनों एक तरह से साथ बैठे हैं। जब मुख्यमंत्री आ जाते हैं तो पूरी सत्ता है, मंत्री भी थे सारे, उसके अलावा संगठन के भी तमाम लोग थे और केंद्र से भी वरिष्ठ लोग आए, केंद्र के मंत्री भी आए। एक पार्टी के भीतर जबरदस्त एनर्जी चैनलाइज करने का काम तो किया है। अब वो कितनी चैनलाइज हुई है और कितनी करने में सफल हुए हैं ये देखना होगा। लेकिन कुल मिलाकर जो तस्वीरें और जितने भाषण हुए आज, जितने लोगों ने बोले, वो क्या संदेश दे रहे हैं? देखिए, पहली बात तो मीना जी मैं कहूंगा कि वसुंधरा राजे आज की राजनीति के अंदर उतनी प्रासंगिक नहीं है जितनी की मीडिया उनको महत्व दे रहा है। उसका कारण यह है कि राजस्थान की राजनीति में जाति महत्वपूर्ण है और ऑनेस्टली यहाँ के राजपूत ये नहीं मानते हैं कि वो राजपूत है, जाट ये नहीं मानते कि वसुंधरा जी जाट है, उनकी पुत्रवधू शायद गुर्जर जाति की है लेकिन गुर्जर उन्हें अपना नहीं मानते, तो जातिगत आधार उनका नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक शिवराज सिंह चौहान ये उनके कद की बात है, तो देखिए उन्होंने अपने आप को मामा जी के रूप में एस्टेब्लिश किया।
मैं एक बार इंदौर हवाई अड्डे पे खड़ा था, शिवराज सिंह चौहान जी आए हुए थे, तो कोई 400 छात्र उनसे मिलने आए, तो उन्होंने सारे कार्यक्रम छोड़ के 400 छात्र छात्राओं के सर पे हाथ रख के कहा कि बेटा मैं तुम्हारा मामा हूँ, तुम मेरे भांजे हो, तुम मेरी भांजी हो। तो ये ऐसा वसुंधरा राजे जी ने कभी नहीं किया। तो वो उतनी जनाधार वाली नेता नहीं है जितनी मीडिया के लोग आप उन्हें समझते हैं, उतनी वो सर्वसम्मत नेता भी नहीं है जितने शिवराज सिंह चौहान है। देखिए शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में एक व्यापम घोटाला हुआ, और वो घोटाला ऐसा था कि यदि शिवराज सिंह की लोकप्रियता नहीं होती तो अगले 50 साल तक भाजपा मध्य प्रदेश में नहीं आ सकती थी। लेकिन शिवराज सिंह चौहान जी की जो लोकप्रियता थी उससे उन्होंने बराबर सत्ता में अपनी पकड़ रखी। पहली बात है, बड़ी क्लियर है। दूसरी बात यह है कि देखिए आप कितनी भी राजनीतिक चर्चा कर लें, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि जो राजस्थान में चुनाव हुए हैं और होने वाले हैं उसमें नंबर 1 फैक्टर है जाति। जाति किस जाति? सवाल ये उठता है कि जात बाहुल्य क्षेत्र है तो वहाँ दोनों पार्टियां ही जात खड़ा करेंगी, या मीणा बाहुल्य है दोनों पार्टियां मीणा करेगी। लेकिन वो कम्युनिटी किस व्यक्ति को अपना अधिकृत उम्मीदवार मानती है? उदाहरण के लिए आप नागौर का एग्जाम्पल लें। नागौर के अंदर लोगों ने जो जाट कम्युनिटी थी उसने ज्योति मिर्जा को अपना अधिकृत जाट प्रतिनिधि नहीं माना, उन्होंने हनुमान बेनीवाल को ही माना। तो या राजेंद्र शर्मा को माना, या जाट कम्युनिटी में इस बात को लेकर नाराजगी रही कि उनकी कम्युनिटी में कौन उम्मीदवार होगा बीजेपी का, ये राजेंद्र सिंह राठौर क्यों तय कर रहे हैं, कम्युनिटी क्यों नहीं तय कर रही है, भाजपा क्यों नहीं तय कर रही है। तो उसकी नाराजगी पूरे उसको झेलनी पड़ी। लेकिन मैं एक इस सब से अलग एक बात कहना चाहूंगा जो कार्य समिति में डिस्कशन नहीं हुआ या नहीं होगा, लेकिन उससे पहले फिर एक बात भजनलाल जी के ऊपर कि देखिए भजनलाल जी ऊपर से आपको या मीडिया को या उनके लोग ये कह सकते हैं कि ये 5 सीटें विपक्ष के पास है, लेकिन क्या भजनलाल जी नरेंद्र मोदी के सामने खड़े होकर ये बात कह सकते हैं मैं क्या करता 5 सीटें पहले से विपक्ष के पास थी? वो नहीं कह सकते। उनको ये एग्जाम और अग्नि परीक्षा पास करनी है। ये एक तरह से उनका अर्धवार्षिक परीक्षा, उनकी बहुत लंबा समय उनको नहीं मिलेगा भाजपा को हराने के लिए। तो उनके पास ये मान के चलिए कि सीमित टाइम है, ये हाफ ईयरली एग्जाम है। 5 सीटें यदि हारते हैं तो इसमें स्टेट पे सिर्फ भजनलाल जी है और किसी का कुछ दाव पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ कोई सरकार बनने या बिगड़ने वाली नहीं है 5 साल तक। लेकिन भजनलाल जी जो है उनका ये हाफ ईयरली एग्जाम है और उनको अच्छी तरह बात पता है, तो उनकी का स्टेक है। अब बात आती है, देखिए मैं ये कहता हूँ कि आप सारे लोग कार्यकर्ता, संगठन, सरकार का तालमेल, योजना, इनकी बात करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने 4-5 फ्रंट ऐसे खोल रखे हैं कि उनमें उन्होंने प्रेस्टीज पॉइंट बना रखा है। इसमें नंबर 1 पे अग्निवीर। आज उत्तराखंड में जहां तक मेरी जानकारी है बीजेपी हार गई होगी या हारने वाली होगी, उत्तराखंड में लूट किया मेरे ख्याल से, तो उसका एक मेजर कारण अग्निवीर है। उसको वो समझ नहीं रहे। वहां रोजगार का मुख्य साधन सेना है, आप उसमें अग्निवीर ये 4 साल की कॉन्ट्रैक्ट की जो सेवा ला रहे हैं, और जिस तरीके से अग्निवीर के खिलाफ राहुल गांधी ने प्रचार किया है, आप बीजेपी का आईटी सेल या बीजेपी राहुल गांधी को कितना ही पप्पू कह ले, लेकिन उसने उस आग में उस चिंगारी को पूरी हवा दी और ये एस्टेब्लिश किया है कि आज जो बेरोजगारी है, जिन युवाओं को सेना में अवसर नहीं मिल रहा, उसका अग्निवीर एक कारण है। तो पहला अग्निवीर। फिर जो मध्यम वर्ग की उपेक्षा हुई है लगातार, इनकम टैक्स में उससे मध्यम वर्ग नाराज है। इसी तरह सीनियर सिटीजन है, मैं भी एक सीनियर सिटीजन हूँ, मैंने कई बार कंसेशन लेके रेलवे में फर्स्ट एसी में यात्रा की है। 40% कंसेशन कांग्रेस हमें देती थी, कांग्रेस की सरकारों में या पिछली सरकारों में मिलता था। इस सरकार ने, बीजेपी सरकार ने सीनियर सिटीजन का एक जो कंसेशन था रेल में वो बंद कर दिया। हालांकि पिछली सरकारें भी ज्यादा नहीं देती थी, लेकिन जो थोड़ा बहुत मिल रहा था उसको भी बीजेपी ने वापस कर लिया और अपनी इंटेंशन जो की कि हमारे लिए सरकारी राजस्व बढ़ाना महत्वपूर्ण है, सीनियर सिटीजन और मिडिल क्लास हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। इसी तरह कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम है, उसको लेके भी भारतीय जनता पार्टी जिद पे आई हुई है कि हम वो पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं करेंगे। अब इन्होंने एक पैनल बनाया, उस पैनल ने ये कहा है
कि इन कर्मचारियों को गारंटी दे दी जाए कि साहब जो आपको लास्ट पे मिल रही है उसका 50% पेंशन के रूप में मिलेगा, लेकिन फिर भी वो कर्मचारियों का धीरे धीरे विश्वास जाता रहा है। अभी भी मैं आपको मीना जी एक बात कहूँ कि राजस्थान में जितने भी राज्य कर्मचारियों ने वोट दिया है 40%, 30%, उन्होंने हिंदुत्व के नाम पे दिया है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा लेकिन ये है कि आप आज के चुनाव परिणाम को देखें किसी को, वो स्पष्ट है कि आम मतदाता अब ये सोचता है कि हिंदुत्व के नाम पर या धारा 376 हटाने के नाम पे, सीए के नाम पे जो पुरस्कार देना था बीजेपी को, जो प्रसाद देना था हमने दे दिया, पर्याप्त दे दिया। कई राज्यों में सरकारें दे दी, खूब राम मंदिर का रिवार्ड भी खूब मिला बीजेपी को। लेकिन बीजेपी को सोचना पड़ेगा, जो आज इनके प्रवक्ता हैं उनको मैं विनम्रता पूर्वक ये कहना चाहूंगा कि आपको जो हिंदुत्व के नाम पे वोट मिल रहे थे वो अब नहीं मिलने वाले हैं, और आपसे जो अपेक्षा है वो बहुत ज्यादा है। यदि आप परफॉर्म नहीं करोगे, परिवर्तन नजर नहीं आएगा, तो मतदाता ये कहता है कि साहब मुझे तो वही सरकार ठीक थी कांग्रेस की। और खासतौर से आपके लिए आने वाले दिन इसलिए भी मुश्किल पड़े हैं कि जो SC ST और OBC मतदाता है, जिसको कांग्रेस की झोली से आप काफी हद तक निकाल लाए थे, अब वो वापस लौटने लगा है अपनी पुरानी दुकान पे सामान लेने के लिए। नहीं यार, दुकान तो वही ठीक थी हमारी, ये बहुत हो गया राम मंदिर का। तो बीजेपी को अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी। अंत में मीना जी, मैं एक और महत्वपूर्ण बात आपके सामने रखना चाहूंगा कि आज की लोकतंत्र के अंदर कार्यकर्ता कल्चर बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता। हर व्यक्ति विशेष लेकिन चुनाव तो कार्यकर्ता ही जिताते और हराते हैं। चुनाव में कार्यकर्ताओं की मैम पूरी तरह से आपकी बात मीना जी मैं सहमत इसलिए नहीं हूँ कि इतना ज्यादा सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया डेवलप हो चुका है कि आदमी अपना परसेप्शन बनाता है। आज मेरा परसेप्शन किसी कार्यकर्ता जो बीजेपी का है या कांग्रेस से मेरी मित्रता है, उसका व्यवहार अच्छा है, वो आके मुझे मेरे काम भी करता है, लेकिन मेरा अपना जो परसेप्शन है मैं वोट उसके हिसाब से दूंगा। तो मैं ऐसा नहीं है उस कार्यकर्ता के कहने से उसको वोट दूंगा। आप बताएं कॉलोनी में। हाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब इतनी बड़ी संख्या में सत्ता और संगठन के लोग एक साथ बैठते हैं, एक प्लेटफॉर्म पर नजर आते हैं, तो उससे पार्टी के वर्कर में एक एनर्जी तो बहुत चैनलाइज होती है। इसमें तो किसी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, किसी को कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। आपकी बात काफी हद तक सही है, लेकिन जो मूलभूत इश्यूज मैंने बताए बीजेपी के सामने मैंने रखे हैं, अग्निवीर का, मध्यम वर्ग का, सीनियर सिटीजन्स का, ओल्ड पेंशन स्कीम का, और अंत में एक और महत्वपूर्ण इशू है, वो है कि जो उम्मीदवार का चयन करते हैं ये लोग, चाहे वो हेमा मालिनी का चयन हो, भले ही वो जीत गई, या वो जो रामायण के राम का है वो चयन है, वो जीत गए, चयन गलत है इनके। और वेद माथुर जी, विथ ड्यू रेस्पेक्ट, यही तो हैं जो जिंदा रखे हुए हैं। इन्हीं के दर्शन करने के लिए तो पार्टी में हुजूम कई बार उमड़ता है, माफ कीजिएगा, लेकिन सच्चाई तो ये है कि सितारों को लेकर हमारे समाज में और हमारे सोच में एक अलग तरह की दुनिया में हम जीते हैं, व्यवहारिक दुनिया में, और हम जो कहते हैं उसमें बहुत बड़ा फर्क है। इस देश में जितने सितारों ने चुनावी दंगल में किस्मत आजमाई है, बड़े से बड़े पॉलिटिकल परिवार के, हिमाचल में मंडी में कंगना रनौत को कितना बड़ा पॉलिटिकल परिवार था, कंगना रनौत की स्टारडम के आगे वो भी फेल हो गया, विक्रमादित्य नहीं जीत पाए। उसमें अंतर समझिए आप। एक मिनट मैम, कंगना रनौत और हेमा मालिनी की तुलना आप नहीं कर सकते। कंगना रनौत ने जिस साहस के साथ शिवसेना से लोहा दिया दिल्ली बंबई के अंदर, हर कोई नहीं ले सकता, हेमा मालिनी भी नहीं ले सकती। अलग अलग समय काल परिस्थिति में हेमा मालिनी ने बीजेपी से चुनाव कब लड़ा? जब बीजेपी इस स्थिति में नहीं थी जिस स्थिति में आज दिख रही है। उस समय बीजेपी में आना ही साहस का काम था हेमा मालिनी का, ये फर्क भी हमें समझना होगा। लाइटर बात मीना जी आपसे पूछना चाहूंगा कि मैं ऑनेस्टली आपसे कह रहा हूँ, मैं भी हिंदूवादी हूँ, कट्टर हिंदूवादी हूँ। हालांकि मैं मुस्लिम्स के और क्रिश्चियंस के अगेंस्ट नहीं हूँ, पर मैं कट्टर हिंदू हूँ। मुझे ये बात कतई पसंद नहीं आई कि मेरा भगवान राम एक एक गली के अंदर जाके हाथ जोड़ के वोट मांग रहा था, सर मुझे वोट देना, लोगों को पैर छू रहा था। तो ये कैसा हिंदुत्व है? डेफिनेटली वो सफल भी नहीं हुआ, तभी तो आज बीजेपी बहुमत के करीब भी नहीं पहुंची। इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि वो फॉर्मूला काम नहीं आया। अब कौन से फॉर्मूला से उपचुनाव में जाएगी राजस्थान में बीजेपी? नमित जैन जी,
इसको लेकर क्या डिस्कशन हुआ, कोर्स क्या होगा आगे का? जी मीना जी, देखिए डिस्कशन मैंने पहले ही बताया, ये जो मीटिंग थी हमारे हर 6 महीने में होती है, प्रदेश कार्य समिति होती है, हर 6 महीने में हमारे यहाँ ये होता है, और जितने भी कार्यकर्ता, जितने भी पदाधिकारी है, उनसे संवाद किया जाता है, बातचीत की जाती है, और आगे जो भी चुनाव है या चुनाव नहीं है, लेकिन जो जनसेवा को लेकर हमारे जो लक्ष्य होते हैं उनको लेकर विचार किया जाता है, उनको लेकर संवाद किया जाता है आपसी कि क्या कमी है, क्या करना चाहिए, और आगे हम चुनाव में अगर जाते हैं तो मैं किस तरह से जनता के बीच। ये बात तो आप कार्यकर्ताओं को समझाइए। नमित जी, मैंने तो ये पूछा है कि चुनाव के लिए रणनीति क्या बनी, डिस्कशन क्या हुआ, इतने नेताओं ने मंच से जो कुछ कहा उसका साथ पार्टी के कार्यकर्ताओं को क्या समझ में आया, वो बताइए ना। जी, कार्यकर्ताओं को यही कहा गया है कि हमें जनता के बीच जाना है, जनता की बात करनी है, और जो जनता के मुद्दे हैं वो सरकार तक पहुंचाने, और जो सरकार की योजनाएं हैं वो जनता तक लेकर जानी है। मुख्य जो हमने जो कार्य किए पिछले 6 महीने में भजन लाल जी की सरकार ने, उन कार्यों को लेकर हमें जनता के बीच जाना है, और जो हमने बजट में प्रदेश को दिया है, सरकार ने जो बजट में जो बातें रखी है और जितनी योजनाएं लेकर आई है, उन सब योजनाओं को लेकर सरकार जनता के बीच जाना है, यही चर्चा हुई। जितने भी जो हमारे पदाधिकारी थे सबने यही बात कही है। और कोई राकेश वशिष्ठ जी ने जो बात कही कि कार्यकर्ताओं को सरकार की तरफ से एक आश्वासन कि आपके काम होंगे और आपको सरकार का संदेश जनता तक पहुंचाना है, ये कार्यकर्ताओं को समझाने में अगर आपकी पार्टी कामयाब हो जाती है, अगर सरकार कामयाब हो जाती, क्योंकि आज सरकार भी थी और पार्टी भी थी, दोनों साथ थे, संगठन और सत्ता जब साथ बैठते हैं और इस तरह का मैसेज दिया जाता है, वो मैसेज अगर कामयाब हो जाता है तो निश्चित रूप से मीना जी विपक्ष की परेशानी बढ़ती, क्योंकि विपक्ष भी वो विपक्ष जो सत्ता में था कभी इस तरह की बैठकें कर नहीं पाया था, इस तरह का संदेश दे नहीं पाया था। पार्टी का वर्कर हमेशा ही बंटा हुआ रहा। यहाँ पर पार्टी के वर्कर को एकजुट करने का प्रयास जो बीजेपी कर रही है, उसका चुनाव में, आने वाले उपचुनाव में फायदा बीजेपी को आपको दिखता है, आपको समझ में आता है कि इसके लिए आपको ज्यादा तैयारी करनी पड़ेगी? मीना जी, जो बीजेपी की जो बैठकें हो रही है, जो कार्यकर्ता को एकजुट करने का काम कर रहे हैं, पिछले 6 महीने के इनके कार्यकाल और जो अभी लोकसभा में चुनाव में जो नतीजे आए उसको देख के इनकी बैठकें हो रही है। अभी भजन लाल जी के सेमीफाइनल की बात चल रही थी, लेकिन मैं मानता हूं कि उनका फाइनल है, क्योंकि जिस प्रकार से पिछले 1 महीने में भाजपा के अंदर उथल पुथल मची है, प्रदेश के लोगों ने देखा है, किरोड़ी लाल जी का इस्तीफा देखा है, उनकी बगावत देखी है, और मदन दिलावर जी का इनका आपस में टकराव देखा है, आदिवासी हिंदू मुद्दे उठाना, और किरोड़ी लाल जी का मीणा समाज के वोट बैंकों से भावनात्मक खेल खेलना, ये सारे के सारे उपचुनाव जो आ रहे हैं उनके ऊपर से ये पूरे जो कर्मकांड और जो मैं बोलता हूँ एक नौटंकी इसको कह सकते हैं, ये पूरे उपचुनाव के आधार पे। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि 2 सीटों के ऊपर तो मीणा बाबुल वोट है, 1 सीट पे आदिवासी है, जो आदिवासियों का गेम मदन दिलावर जी ने बेवकूफ खेला है, और किरोड़ी लाल जी ने बिल्कुल जो लोकसभा के नतीजे आए उनमें से वो बिल्कुल अच्छी तरह समझ के, वो वरिष्ठ नेता, समझदार नेता है कि किस प्रकार लोगों की भावनाओं से खेलना चाहिए, उन्होंने बेवकूफी खेला है। दूसरा, जैसे आपने कुछ छेद वाली बात बोली थी, अभी तो भाजपा के खुद, क्योंकि जिस प्रकार का 6 महीने तक इनके मंत्रियों का कामकाज रहा है, क्योंकि किसी भी प्रकार के किसी भी मंत्रालय ने, किसी भी कैबिनेट मंत्री हो चाहे राज्य मंत्री हो, किसी ने भी कभी पूर्ण रूप से ये नहीं बोला कार्यकर्ताओं से कि हाँ मैं आपका काम कराता हूँ। सबसे बीच बीच में मीडिया के माध्यम से भी लोगों ने सुना है कि सीएम साहब करेंगे या आला कमान करेगा। कोई भी मंत्री अपने कार्यकर्ताओं को बिल्कुल निश्चिंत होकर ये कह नहीं पाया कि मेरे डिपार्टमेंट का काम है, मैं करूंगा। तो कहीं ना कहीं इनके अंदर जो बगावत है वो काफी ज्यादा है। और ये बैठक मैं नहीं मानता कि कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की बैठक थी। ये बैठक भाजपा के अंदर जो अंतर्कलह मची हुई है, जो एक दूसरे के परस्पर विरोधी बने हुए, कहीं ना कहीं उनको सबको एक जगह बिठा के और आने वाले उपचुनाव में, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो बात अलग है कि 500 सीटें विपक्ष के पास है, लेकिन आप सत्ता में हो, आपने अपने पिछले 6 महीने का कामकाज जनता को बड़ा चढ़ा के गिनाया है, तो आपके ऊपर दबाव है कि कहीं ना कहीं आप उनमें से 1 या 2 सीट जीते हैं, जो कि उनको संभव नजर नहीं आ रहा। जी, तो सनी सेबेस्टियन जी, अगर हम कांग्रेस प्रवक्ता की बात कोई मान ले, जो उनको लगता है नैरेटिव बनाने में बीजेपी यहाँ पर अपने वर्कर को जो केंद्र से
लगातार कि भजनलाल शर्मा कुछ भी करेंगे तो केंद्र के संकेत इशारे के बाद ही करेंगे। यहाँ पर सरकार के मुखिया के रूप में भजनलाल शर्मा और पार्टी के अध्यक्ष के रूप में सीपी जोशी एक साथ बैठकर इस प्रदेश में बीजेपी को आगे ले जा रहे हैं। ये भी पार्टी के वर्कर को मैसेज क्योंकि काम पूरा मैसेज का होता है। कांग्रेस पार्टी में पिछले 5 साल में ये नहीं हुआ था। बीजेपी क्या ये मैसेज देने में कामयाब हो पाएगी? बीजेपी में एक्चुअली इस तरह का एक्टिविटीज कांग्रेस से ज्यादा होता है, एक तो ये है। दूसरा, वर्कर का जो है मोरल जो लो है या हाई है, ये इम्पोर्टेंट है जांचना। और अभी क्या बीजेपी वर्कर्स का मोरल डाउन है क्या? पार्टी पावर में आ गया तो वो तो बहुत ही उत्साहित होना चाहिए। एक तो ये है, अगर मोरल डाउन है तो उसके लिए और कुछ कारण है। और आगे ये भी इम्पोर्टेंट है, इलेक्शन सिर्फ पार्टी वर्कर से नहीं जीता, बहुत इम्पोर्टेंट है वर्कर। और कांग्रेस में ये चीज का कमी है, पार्टी वर्कर का नेटवर्क। अदरवाइज पब्लिक से ही इलेक्शन जीता है। इस बार तो इंडिया वाला जो परफॉर्मेंस पब्लिक की वजह से है। जब एक सीट भी मिलेगा तो बढ़िया रहेगा करके राजस्थान में शुरू किया है, और इंडिया ब्लॉक ने जो 11 सीट ले लिया तो पब्लिक ने ही जिताया। इनकी बहुत ज्यादा होशियारी नहीं मानूंगा मैं। इस तरह का स्थिति में वर्कर तो इम्पोर्टेंट है, और बीजेपी में कांग्रेस से बेटर जो है वर्कर का ये होता है, इम्पोर्टेंस देता है, रेस्पेक्ट होता है। और कांग्रेस का डिग्रेडेशन भी इसीलिए हुआ है, वर्कर का पूछ बहुत कम हो गया और कमिटेड वर्कर कम है। अच्छा, एक चीज और बताना चाहूंगा, 5 सीट में बाई इलेक्शन होगा और 5 अलायंस का ही है, ओपोजिशन का ही। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, गवर्नमेंट पावर में आने के बाद फर्स्ट बाई इलेक्शन भी हार गया था, है ना, वो हनुमानगढ़ गंगानगर एरिया में। इसीलिए इनको तो घबराहट तो है, क्योंकि परफॉर्मेंस सिर्फ हारने से भी कदम नहीं होता ना, वोट परसेंटेज भी इम्पोर्टेंट है, कितना मार्जिन है। और एक भी मिल जाता तो ये बोल सकता है हमारा तो पांचों हमारा नहीं था, हमने जीत लिया एक। इस तरह का जो एक्सरसाइज 6 महीने में करना तो अच्छा है, और फीडबैक भी मिल जाएगा मंत्रियों के बारे में, और कितना वो है उनका जो है ये जो है सेटिस्फैक्शन लेवल क्या है, जांचने का कोशिश किया, ये पता नहीं, बाहर बैठ के तो पता नहीं चलता। तो धीरे धीरे पता चलेगा कितना सक्सेसफुल था जो नापने का जो ये कोशिश ये है। लेकिन वसुंधरा राजे, भजनलाल शर्मा, सतीश पूनिया, सीपी जोशी, राजेंद्र राठौड़ और तमाम केंद्र के मंत्री, जिसमें यहाँ तक कि खुद गजेंद्र सिंह शेखावत और शिवराज सिंह चौहान के साथ वसुंधरा राजे का खड़ा होना, कुल मिलाकर पार्टी का जो प्रयास है, उस प्रयास में कहीं कोई तस्वीरों में बहुत सुंदर दिख रही हैं। अब वो सुंदर तस्वीरें ग्राउंड पे उपचुनाव के समय किस रूप में, कैसे, कौन सी तस्वीर कहाँ फिट होगी और कौन सी कहाँ फिट करनी चाहेगी, वो देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन आज समय की कमी है, मैं आप लोगों से यही अनुमति लूंगी। वेदमाता साहब, मैं वापस आना चाहती थी लेकिन मेरे पास समय कम है थोड़ा सा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है वो ये आ रही है कि बीजेपी ने कम से कम सत्ता और संगठन के बीच कहीं किसी तरह का कोई भी विवाद ना हो, ये दिखाने का प्रयास इस बैठक के माध्यम से, कार्य समिति के माध्यम से किया है। संगठन के कार्यकर्ताओं को साफ साफ संदेश भी दिया है कि उनके काम नहीं रुकेंगे, उनको सरकार की योजनाओं को आमजन तक पहुंचाना है, आमजन को फायदा पहुंचाना है। ये भी संदेश, संकेत इस बैठक के जरिए दिए गए। अब जो भी लोग चर्चाएं करते हैं, जिनको लगता है कि राजस्थान बीजेपी में कुछ सही नहीं चल रहा है, ये तस्वीरें बता रही हैं कि सब तस्वीर अपनी अपनी जगह फिट है। लेकिन उपचुनाव के नतीजों में ये तस्वीरें जो फिट इन दिख रही हैं, वो कितना काम करती हैं, यही देखना इस आने वाले समय में काफी दिलचस्प होगा। लेकिन कुल मिलाकर आज बीजेपी ने एक कार्य समिति की बैठक करने का जो प्रयास किया, उसके इनपुट्स हम आपको बताते रहेंगे। अंदर भीतर खाने किसने क्या कहा, किसके मन में क्या चल रहा था, उस पर भी एक बार और जरूर आपके साथ और ज्यादा जानकारी के साथ आपसे साझा करेंगे। लेकिन अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्ते।